फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री जो आपका यूनिट 4 है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों का गति सिद्धांत। ठीक है, तो आज उसमें भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आणविक वेग मोलिकुलर वेलोसिटीज क्या होती है। ठीक है, जिसमें इसके तीनों टाइप हम लोग देखेंगे, औसत या माध्यम वेग आपका। ठीक है, और आपका जो ये वर्गमाध्य मूल माल वेग, ठीक है, वर्गमाध्य मूल वेग आपका हो गया, और आपका ठीक है इसी टाइप से जितने ये तीनों वेग होते हैं इनको बहुत ही आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपका वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो इसे बहुत ही आसानी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो बात करें आणविक वेग मोलिकुलर वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये होती क्या है, देखो कह रहा है गैसीय अणुओं में तीन प्रकार के वेग होते हैं। ये आणविक वेग जो होते हैं गैसीय अणुओं के लिए, जैसे आपका गैसीय अणु कौन सा, गैस मान लो जितने भी गैस होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैस है, इनके जो अणु होते हैं उनके वेग है ये आणविक वेग। ठीक है, तो गैसीय अणुओं के वेग है ये आपके आणविक वेग। तो गैसीय अणुओं में तीन प्रकार के वेग होते हैं, कौन कौन से। पहला नंबर वेग है आपका औसत या माध्यम वेग। ठीक है, एवरेज और मीन वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो इसे आसानी से हम लोग समझते हैं क्या होता है औसत या माध्यम वेग, किस पर होता है ये आपको पता है, गैसीय अणुओं में। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया गया। तो कहा गया गैसीय अणुओं का वेग भिन्न भिन्न होता है, मतलब ये जो जितने गैसीय अणु होते हैं इन सबका वेग भिन्न होता है, किसी का समान नहीं होता। ठीक है, अब आगे पढ़ो। कह रहा सभी गैसीय अणुओं के वेगों के योग को कुल अणुओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत वेग कहते हैं। औसत वेग क्या होता है भैया, एवरेज और मीन वेलोसिटी क्या होती है कि सभी गैसीय अणु, जितने भी आपके गैसीय अणु, मान लो n गैसीय अणु है। ठीक है, n गैसीय अणुओं के वेगों के योग को आपको कुल अणुओं की संख्या से भाग देना है, फिर जो प्राप्त भागफल आएगा, जो उससे प्राप्त आंसर आएगा, वही आपका औसत वेग कहलाएगा। इसे C या V से प्रदर्शित करते हैं। यदि आप देखो, आपको पता है ये जो औसत या माध्यम वेग, इसको किससे डिनोट करते हैं, C या V से। ठीक है, C से या V से। ठीक है, आप देखो आगे क्या करते हैं हम लोग, C या V से डिनोट करते हैं। आप देखो इसे आगे समझते हैं। आप देखो आपको इतना पता चल गया, सभी गैसीय अणुओं के वेगों के योग को कुल अणुओं की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल को औसत वेग कहते हैं। तो इसे जब तक हम लोग फॉर्मूला इसका नहीं देखेंगे अभी समझ में कम आएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कह रहा है यदि गैस में n अणुओं के वेग क्रमशः, देखो मान लो गैस में n अणु है, मान लो गैस में n अणु है और उनके वेग v1 v2 v3 डॉट डॉट कहाँ तक, vn तक। कितने तक, vn तक। n अणु है ना, तो n तक। ठीक है, n अणुओं तक। तो देखो अब इसे हम आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप देखते हैं। ठीक है, औसत वेग v इक्वल टू कितना हो जाएगा, कह रहा था सभी जितने भी अणु हैं उनके वेगों का योगफल, और उनका जब योगफल कर लोगे, जितने उनके अणु हैं उनकी संख्या से भाग लगाओगे, तो जो उसका आंसर आएगा वही औसत वेग के बराबर होगा। तो देखो हमने जितने भी अणु हैं, n अणु हमने माने हैं, तो n अणुओं के वेगों का हमने योगफल v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn तक किया। ठीक है, और उसके जितने भी अणु, कितने अणु है, n अणु है, तो n से भाग लगाया और जो उसका मिला वो क्या है, औसत वेग। ठीक है, ये परिभाषा कहती है। परिभाषा क्या है कि आपको जितने भी आपके अणु है, हमने कितने माने अणु, n अणु है, n अणु है। अब इन n अणुओं के वेगों का योगफल किया, योगफल करने के बाद हमने उसके n अणु, जितने भी अणु है उनकी संख्या से भाग लगाया। ठीक है, तो वो कितना हो गया, अब आपका v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट डॉट vn अपॉन n तक। ठीक है, अब अगर मान लो आप ऐसे लिखना चाहो कि मान लो n1 अणु का वेग v1, माना n1 अणु का वेग v1 है, n2 अणु का वेग v2 है, n3 अणु का वेग v3 है, तो आप कैसे लिख सकते हो, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डॉट डॉट जितने तक आप ले जाना चाहो। ठीक है, तो आपका असंख्य तक मान लो, मतलब इनफाइनाइट तक। ठीक है, और अणुओं की संख्या कैसे लिखोगे, n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट वही इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जैसे अभी डायरेक्ट n लिख दिया था, आप इसको ये जो n1 प्लस n2 प्लस n3 इसके इक्वल n भी लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट n भी लिख सकते हो। तो देखो ये इस टाइप से हो गया। ठीक है, तो v इक्वल टू आपका क्या हुआ, n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, और अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है इसका पहला नंबर। ठीक है, कि गैसीय अणुओं का वेग भिन्न भिन्न होता है, ये हमें पता चला। फिर बाद में पता चला सभी गैसीय अणुओं के वेगों के योग को कुल अणुओं की संख्या से भाग लगाओ, तो जो उससे भागफल प्राप्त होगा वही औसत वेग कहलाता है, एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, और आपको आसानी से समझा भी दिया। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला और याद रख लेना, फॉर्मूले को v इक्वल टू रूट 8RT अपॉन पाई एम, मतलब रूट 8RT अपॉन पाई एम। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना इस v का। ठीक है, v क्या है आपका, एवरेज वेग। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेग। ठीक है,
अब देखो इसका दूसरा टाइप देखते हैं, वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, इसको भी समझते हैं। कैसा कि कह रहा है किसी गैस के सभी अणुओं के वेगों के वर्गों के मध्य, देखो कह रहा है किसी गैस, कोई गैस है आपकी, उसके सभी अणु, जितने भी उस गैस के अणु हैं, उनके वेगों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। देखो इसको समझना थोड़ा, आपको भाषा कठिन लग रही होगी लेकिन एकदम आसान है। देखो कैसे कह रहा है, किसी गैस है, कोई गैस है, उसके सभी अणु, मान लो कितने अणु हैं, एन अणु हैं, उनके आपको वेगों के लिखना है। ठीक है, वेगों के वर्गों का माध्य, माध्य का मतलब समझते हो, उनका सबका जोड़ना और उसके अणुओं से भाग देना। माध्य समांतर माध्य पढ़ा होगा आपने, ठीक है, पिछली कक्षाओं में जो 7th 8th उनमें। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, वेगों के वर्गों का। ठीक है, मान लो n1 वेग, n1 अणु का वेग कितना v1, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक अपॉन उसके अणु, और आपको माध्य निकालना है तो इसको बटे में n। ठीक है, माध्य में ही प्लस किया जाता है, माध्य में ही प्लस किया जाता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अपॉन में n। ठीक है, यही माध्य का मतलब होता है कि माध्य में सभी संख्याओं का जोड़ बटा उसके जो जितनी भी संख्या है उनकी संख्या। ठीक है, ये होता है। तो किसी गैस के सभी अणुओं के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग कहलाता है। ठीक है, किसी गैस के सभी अणुओं के वेगों के वर्गों के माध्य का वर्गमूल उस गैस का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसे VRMS से प्रदर्शित करते हैं। VRMS का मतलब समझते हो, रूट मीन, देखो R से रूट, M से मीन, S से स्क्वायर, V से वैल्यू। ठीक है, वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, देख सकते हो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग। ठीक है, अब इस VRMS से भी आप इससे प्रदर्शित कर सकते हो, या कह सकते हो तथा इसे U से प्रदर्शित करते हैं, किससे, U से। ठीक है, इस U से भी प्रदर्शित कर सकते हो। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट VN का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में n, इतना हो जाएगा। ठीक है, VN स्क्वायर अपॉन में n। आप देखो ये जो V1 है, आप जैसे उसमें लिखा था ना अभी पहले यहाँ पे, वैसे इसमें भी लिख सकते हो। N1 V1 जैसे किया था वैसे इसमें भी कर सकते हो। मान लो N1 अणु का वेग V1, N2 अणु का वेग V2, N3 अणु का वेग V3, तो उसी प्रकार से N1 V1 स्क्वायर प्लस N2 V2 स्क्वायर, N3 V3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अपॉन में N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो देख सकते हो ये आपका क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग VRMS। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो देख सकते हो ये होता है वर्ग माध्य मूल वेग, मतलब कि आपको जितने भी वेग है उनके वेगों का पहले वर्ग करना है, फिर उसका माध्य निकालना है। माध्य का मतलब उनके संख्याओं को जोड़ना है और जितने भी अणु हैं उनको उनकी संख्या से भाग लगा देना है, और फिर उसका क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना है, मतलब कि स्क्वायर रूट निकाल लेना है। ठीक है, क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट। तो बस यही होता है आपका वर्ग माध्य मूल वेग कि किसी गैस के सभी अणुओं के वेगों का वर्ग करो पहले, फिर उनका वर्ग करने के बाद उनका माध्य निकालो, फिर माध्य का वर्गमूल कर दो, तो उस गैस का वर्ग माध्य मूल वेग आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बात होती है। आप देखो इसका तीसरा टाइप। ठीक है, अगला टाइप जो इसका है वो है आपका प्रायिकतम वेग। ठीक है, इससे पहले क्या करते हैं, यू के एक और फॉर्मूले को जान लेते हैं। देखो आपको आणविक गति सिद्धांत लगाना है, PV इक्वल टू 1/3 mn/u स्क्वायर। ठीक है, अब ये जहाँ u क्या है आपका, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, n क्या है आपका अणुओं की संख्या की गैस में कितने अणु हैं, m क्या है अणुभार है, और p और v को तो जानते हो, p दाब है, v क्या है वॉल्यूम है आपका। ठीक है, तो ये जो आपका PV इक्वल टू 1/3 mn/u स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये जो m क्या है आपका अणुभार है, वो भी कितने, 1 मोल अणुओं के लिए। ठीक है, तो इस mn को हम कैपिटल M के बराबर लिख सकते हैं, तो mn को हमने लिख दिया कैपिटल M के बराबर। तो PV इक्वल टू 1/3 mu स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करना है, u का मान निकाल लेना, क्योंकि u क्या हमारा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो u स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस 3 का इधर गुणा हो जाएगा, 3 PV अपॉन m, और फिर जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो u इक्वल टू √3 PV अपॉन m। ठीक है, और आपको पता है PV बराबर क्या होता है, RT, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, PV बराबर क्या होता है, RT। ठीक है, तो यहाँ पे PV की जगह हमने RT लिख दिया, देख सकते हो √3 PV अपॉन m या √3 PV की जगह RT अपॉन m। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एक u का। और ठीक है, और एक चीज और याद रख लो, मैक्सवेल ने औसत वेग तथा RMS में निम्न संबंध भी दिया है, v इक्वल टू 0.9213 इंटू यू। ठीक है, ये मैक्सवेल ने औसत वेग और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन दोनों में क्या दिया है, मतलब एवरेज वेलोसिटी तथा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी में एक संबंध बताया है। ठीक है, ये मैक्सवेल ने बताया है।
आप देखते हैं इसका तीसरा नंबर टाइप, ठीक है। तो जो है आपका प्रायिकतम वेग, मोस्ट मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो देखो इससे पढ़ते हैं ये क्या होता है, कह रहा ताप वृद्धि पर अणुओं का वेग बढ़ जाता है। मतलब कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। प्रायिकतम वेग वह वेग है जो गैस के सबसे अधिक अणुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, गैस के सबसे अधिक अणुओं में पाया जाता है। और इसे अल्फा से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, किससे, अल्फा से, ये अल्फा, ठीक है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, √2 RT/m। जैसे इनके फॉर्मूले थे आपके, v का था √8 RT/m, v का था आपका, इस u का था √3 RT/m। उसी प्रकार से इसका अल्फा का है √2 RT/m, ठीक है। तो ये होता है प्रायिकता में, ये इसका तीसरा टाइप था। अब इन जो आपको u, v और अल्फा के मान बताए, इनमें हम संबंध निकालते हैं। देखो विभिन्न आणविक वेगों में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। तो आप देखो यहाँ पे तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, अल्फा अनुपाते वी अनुपाते यू। अनुपात का मतलब समझते हो, अल्फा अनुपाते वी अगर लिखा है तो इसका मतलब अल्फा अपॉन वी, ये ठीक है, इसका मतलब ये होता है अल्फा अनुपाते वी लिखा है तो अल्फा अपॉन वी। तो अल्फा अनुपाते वी अनुपाते यू, तो देखो अल्फा का मान कितना है √2 RT/m, ये वी का मान कितना है √8 RT/πm, और इसका यू का मान √3 RT/m, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पे आपको पता है √RT/m, ये सब में कॉमन है, रूट में RT/m, ये सब में कॉमन है, देख सकते हो, इसमें भी RT/m, इसमें भी RT/m, इसमें भी RT/m, तो ये डायरेक्ट कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा √2, यहाँ √8/π और यहाँ पे √3। आप देखो यहाँ √2 का मान कितना होता है 1.414, जब इसको सॉल्व करके इसका मान लिखोगे तो 1.595, और √3 का 1.732। आप देखो जो इसका अनुपात आया वो इतना आ चुका है, ठीक है। इनमें संबंध कितना आ चुका है, ये। और एक फॉर्मूला और याद रख लो, औसत वेग v बराबर होता है 0.9218 इंटू RMS लिख लो, या आपका वही u लिख लो, ठीक है। ये यू से ही तो RMS को डिनोट करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, वही VRMS। तो v को आप किसके इक्वल लिख सकते हो, 0.9218 इंटू RMS या u। और प्रायिकता वेग जो अल्फा है, इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, 0.816 इंटू RMS, अर्थात u, ठीक है, अर्थात u। तो देख सकते हो ये इस पे संबंध होता है, वी और यू में, अल्फा और यू में, ठीक है। तो देख सकते हो भैया ये होता है आपका आणविक वेग, मोलिकुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो देख सकते हो यूनिट 4 जो थी आपकी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।